सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग में हम सबसे पहले आज सेकंड नंबर अनुप्रयोग जानने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो हमने फर्स्ट नंबर अनुप्रयोग आपको डिफाइन कर दिया है, लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने मान लिया मेरे पास एक ये लंबी प्रणालिका है जो कि चीनी मिट्टी की बनी हुई है। इसकी आकृति एक बेलनाकार रूप की आकृति है और इसमें विद्युत रोधी तांबे के तारों को इसके ऊपर लपेटा गया है और इसमें एक वायर अगर है, इसमें करंट फ्लो किया जाता है और करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस तरफ हो जाएगी। यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अगर इस तरफ है तो इसके इस साइड अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इस साइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इसके अंदर की ओर, इस साइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर। बाहर की ओर प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरह से डॉट डॉट का इस्तेमाल करते हैं और अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए इस संबंध में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। इसी चैप्टर में वो वीडियो पड़ा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसके संबंध में हमने आपको उसके 3 नियम बताए हुए हैं। वो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम ही क्यों ना हो, चाहे वो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 ही क्यों ना हो, चाहे वो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ही क्यों ना हो, तीनों में से किसी भी नियम का प्रयोग करके अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहें कर सकते हैं। आप उस वीडियो को बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। अब हम कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। इस नियम को हम हल तो करेंगे लेकिन एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से हल करेंगे। थोड़ा सा इसकी भाषा लिख सकते हैं। माना कि एक चीनी मिट्टी की बनी एक आयताकार बेलनाकार रूपी एक मेरे पास कुंडली है जिसमें विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटा गया है और इसमें धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दायरे में उत्पन्न होता है, ना कि पूरे मोहल्ले में या पूरे क्षेत्र में या पूरे देश में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में इसमें एक बंद परिपथ की कल्पना करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एम्पियर का परिपथी नियम एक बंद सतह के लिए लागू होता है। तो एक निश्चित भाग में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो ABCD इसमें एक आयताकार हमने एक बंद कुंडली मान ली और ये बंद कुंडली की एक विशेषता ये है कि AB भुजा कैसी है, इस कुंडली के समांतर, CD भुजा कैसी है, इस कुंडली के समांतर, BC भुजा कैसी है, इस कुंडली के लंबवत, AD भुजा कैसी है, इस कुंडली के लंबवत। और इन सभी भुजाओं के कारण अगर हम कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे सभी चारों भुजाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। तो रेखीय समाकल को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्लॉज सरफेस वेक्टर B डॉट D वेक्टर L बराबर ये रेखीय समाकल। लेकिन अगर हम चारों के लिए निकालेंगे तो चारों के लिए अलग अलग होगा। ध्यान से कंसंट्रेट करो। सबसे पहले AB के लिए, फिर BC के लिए, फिर CD के लिए और फिर DA के लिए। बहुत सावधानी से इसको हल करना है। तो इसको हम इज्जत से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्लॉज सरफेस वेक्टर B डॉट D वेक्टर L। अब कहोगे सर इसमें और इसमें अंतर क्या, तो अंतर है, आप अंतर देख सकते हो, आप अंतर नोटिस कर सकते हो। ये है कुल चुंबकीय क्षेत्र। अब कहोगे ये क्या है, तो ये हम सबसे पहले निकाल रहे हैं AB के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी लिमिट A और इसकी लिमिट B, यानी इंटीग्रेशन क्लॉज सरफेस A टू B वेक्टर B डॉट D वेक्टर L। इतने भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र। फिर BC के लिए निकालेंगे प्लस इंटीग्रेशन क्लॉज सरफेस, अब लिमिट लगाएंगे BC, B से C वेक्टर B डॉट D वेक्टर L। अब आपके मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि सर एक साथ लिख सकते थे, नहीं लिख सकते एक साथ। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबकी दिशाएं अलग अलग है तो थीटा अलग अलग होगा। प्लस अब हम A से B और B से C हो गए, C से D चलेंगे तो इंटीग्रेशन क्लॉज सरफेस C से D वेक्टर B डॉट D वेक्टर L प्लस अब हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, D से A, तो इंटीग्रेशन क्लॉज सरफेस वेक्टर B डॉट D वेक्टर L। हम उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। सभी के लिए अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र निकाल के आपस में इनको हम परस्पर संयोजित कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो हल करने के लिए इसमें एक हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। बचपन में आपने सुना होगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB
कॉस थीटा। ऐसे ही एक पढ़ा होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, बचपन में पढ़ा हो चाहे 55 में 11th में पढ़ा होगा। तो इस सूत्र के सहायता से इन चारों का पोस्टमार्टम करते हैं, देखेंगे आगे क्या होगा, इससे बोलेंगे नहीं, इसी का तो मान निकाल रहे हैं, इसको तोड़ो तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ए से बी लिमिट बराबर वैसी लगी रहेगी, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी टू सी, ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस सी टू डी, ये भी हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस अब डी से ए बी डी एल कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सबके थीटा बताओ। ए से जब बी चल रहे हैं तो ये पथ कहाँ से कहाँ है, इस प्रणालिका के समांतर है, और दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है, 0। बहुत सावधानी से सबके एंगल रखेंगे, आपकी एक गलती तबाही बचा सकती है। इसमें देखो इज्जत से, अभी लिमिट ऐसी लगी रहने दो, बी डी एल कॉस थीटा लिखा है लाला, इसमें थीटा कितना होगा, 0, क्योंकि ए से बी आ रहे हैं तो समांतर है तो कोण 0 है। इसको हम लिखेंगे बी डी एल कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी टू सी बी डी एल कॉस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बी से सी लिखा है, जब बी से सी जाएंगे तो ये प्रणालिका के लंबवत है, और लंबवत में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल बना है 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस सी टू डी बी डी एल कॉस थीटा। इसमें बताओ थीटा कितना होगा, डी सी से डी, सी से डी जा रहे हैं, सी से डी कैसा है, ऐसा, प्रणालिका कैसी है, ऐसी, दोनों समांतर हो गए, समांतर में कोण कितना होगा, 0 प्लस इंटीग्रेशन डी से ए बी डी एल फिर से कॉस थीटा बी डी एल कॉस थीटा। थीटा का मान कितना रखेंगे, डी से ए, ये भी तो लंबवत है, डी से ए लंबवत है ना, तो यहाँ पे कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। अब सबके मान रखो, यहाँ पे cos 0 का मान रखना है, यहाँ cos 90 का, यहाँ फिर से cos 0, यहाँ फिर से cos 90। तो आप एक बात समझ लो, पहले फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ए से बी प्रणालिका के समांतर है, थीटा 0 होगा, बी से सी प्रणालिका के लंबवत है, थीटा 90 होगा, सी से डी प्रणालिका के समांतर है, फिर थीटा 0 होगा, डी से ए प्रणालिका के लंबवत है, इसलिए थीटा 90 होगा। चारों के मान रखना है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ किसका मान कितना होता होगा, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, दोनों मान रख दो, हल कर लो इज्जत से। इस लाइन को ऐसे ही लिख लो, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर, इसको देखो बेटा अभी सिर्फ थीटा रख रहे हैं, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ए टू बी, ना तो अभी समाकलन किया कुछ नहीं किया, तो ये हो गया लाला बी डी एल cos 0 का मान 1 का गुणा करेंगे कुछ नहीं होगा, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी टू सी बी डी एल कॉस 90 का मान कितना रखेंगे, 0, cos 0 का मान 1, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस डी से ए बी डी एल cos 90 का मान फिर से 0, यानी 0 का गुणा करेंगे ये सब 0, इसमें 0 करेंगे ये भी 0, तो हल करेंगे। और एक बात सुनो, ये आप सी से डी जो देख रहे हो वो इस प्रणालिका की धारावाही प्रणालिका से बहुत दूर पृष्ठ है, इसलिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ना के बराबर होगा, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 0 होगा, तो इसके कारण हम सी से डी बी को भी 0 भी लिखेंगे। तो फाइनली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर इंटीग्रेशन ए से बी। ये ए से बी वाला भाग ऐसा भाग है जो प्रणालिका के अंदर है, यानी संपूर्ण सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र ए से बी भाग में होगा, इसको हम ऐसे ही खामोश कर दिए, प्लस इसमें बी से सी 0 का गुणा करोगे सब 0, सी से डी चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, तो सी से डी को भी हमने 0 लिखा, प्लस डी से ए, इसमें 0 का गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, 0 को जोड़ोगे 0 आएगा, और 0 को जोड़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ए टू बी
BDL। इतनी बात आपको बोर्ड पे स्पष्ट दिख रही होगी। अब हम समाकलन करेंगे। समाकलन हमें A से B जाना है। A से B क्या है? दूरी। इस दूरी को हम मान लेते हैं कुछ भी, सपोज कर लो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, A से B तक की दूरी को। तो बेटा हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर बी अचर पद है, बाहर आ जाएगा, डीएल का समाकलन एल होगा, और इस लंबाई का मान एक्स है तो इसको हम केवल लिख सकते हैं बी एक्स, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और यही खामोश कर देंगे। हम आपसे, अरे डीएल बेटा, डीएल क्या है? इस ए से बी तक की लंबाई है, और ए से बी तक की लंबाई को हमने अगर एक्स माना है तो इसको जो है क्या, डीएल क्या है? डीएल का मतलब था अल्पतम लंबाई, और अल्पतम लंबाई का जब हम समाकलन करेंगे तो डीएल कुल लंबाई बदल जाएगा, और कुल लंबाई कितनी हमने मानी है? एक्स। अगर कुल लंबाई एल मानते तो एल लिख लेंगे, अगर एक्स मानेंगे तो एक्स लिख लेंगे। इसको हमने समीकरण 1 मान के खामोश कर दिया। जब हम दूध रोटी खाते हैं तो दूध और रोटी दो चीज़ें होती है, उसके बाद उसमें नमक और ये फालतू की चीज़ें तो होती नहीं। जब हम बर्फ़ी खाते हैं तो उसमें मिठाई होती है। मिठाई वो बनती कैसे है? खोआ डाला जाता है, दूध का खोया होता है, चीनी होती है, यानी उस चीज़ को मिला के जिस चीज़ की सहायता से जिस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं उसमें वो चीज़ होगी। जब लौकी की सब्जी खा रहे हैं तो लौकी होगी, लौकी के अलावा कद्दू थोड़ी ना मिल जाएगा। वैसे ही एम्पीयर के परिपथी नियम की व्याख्या कर रहे हैं तो एम्पीयर के परिपथी नियम की व्याख्या एम्पीयर के परिपथी नियम की सहायता से करेंगे। जब उनके ही अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो उनका नियम तो लगाएंगे। अब हम लगाने वाले हैं एम्पीयर का परिपथी नियम, लिखेंगे। अब दूसरा मार्कर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको अभी यही होल्ड कर दिया है समीकरण 1 मान के। एम्पीयर के परिपथीय नियम से, तो आपने बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, एम्पीयर का परिपथीय नियम है किसी बंद पास के लिए, किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पृष्ठ द्वारा घिरी नेट धारा, नेट धारा याद रखना, नेट का मतलब टोटल करंट का म्यू नॉट गुना होता है। बहुत सावधानी से हम इनका नियम लिख दे रहे हैं। इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये बेटा एम्पीयर का परिपथीय नियम है, और ये आई बता रहा है कि कुल धारा, लेकिन यहां हमें कुल धारा नहीं चाहिए, यहां हमें धारा चाहिए केवल और केवल इस ए से बी के लिए, क्योंकि बाकी तो संपूर्ण भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो जीरो हो गया। तो ए से बी वाले भाग के लिए इस आई को हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। इस आई को हम क्या लिखेंगे? इतने से भाग में तारों के फेरों की संख्या, इतने से भाग में अगर हम भाग के लंबाई की बात करें तो वो x, और इतने भाग में प्रवाहित होने वाली धारा। पॉइंट समझो, पूरे कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा जो हमारी थी वो I है। बहुत ध्यान से सुनो, यानी उस धारा I का मान किसके बराबर हो सकता है? इसमें उपस्थित तारों के फेरों की संख्या, इतने भाग की कुल लंबाई, और इसके प्रत्येक फेरे में प्रवाहित होने वाली धारा, जिसको हम एकांक धारा लिख सकते हैं आई नॉट। यानी टोटल इसमें जो आई है, इस आई का मान बराबर हो जाएगा एन एक्स आई नॉट। ये जो टोटल आई है, ये टोटल आई संबंधित था पूरे कॉन्सेप्ट से, लेकिन यहाँ पे मेरा जो आई आ रहा है वो केवल ए बी के लिए हमें चाहिए, इस पूरे बी सी सी डी डी ए के लिए नहीं चाहिए। तो फाइनली इस आई को हम लिख सकते हैं एन एक्स आई नॉट। यहाँ पे आई का मान रखू, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर म्यू नॉट, इस आई की जगह पे हम लिखेंगे एन एक्स आई नॉट। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 और 2 को निहारोगे तो LHS LHS के बराबर है, तो RHS को RHS के बराबर लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट देखो, तो इसका RHS उठाओ BX बराबर, उसका RHS उठाओ म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट। यहाँ पे x से x कट जाएगा, फाइनली b बराबर आ गया म्यू नॉट एन आई नॉट। दैट्स ऑल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।